नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे गुलजार द्वारा लिखित कहानी एडजस्टमेंट। तो ये कहानी शुरू करते हैं। गलती हुई हम सबसे जो नाना को नानी की मैयत पर नहीं ले गए। चंद माह पहले उन्हें गशी का दौरा पड़ा था, इसलिए डरते थे कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। एक सदी रहे थे जिनके साथ, क्यों अब मरी का मुंह देखे। वो भी मान गए, कह दिया ले जाओ, कह देना मैं आ रहा हूं, तुम चलो। भारी दिल से हम अर्थी उठाकर ले गए। एक बार मुड़ के देखा, बालकनी का दरवाजा बंद करके वो अंदर चले गए थे। नानी 3 बरस छोटी थी नाना से और 3 बरस पहले गुजर गई। नाना बहुत ज़ईफ थे, 84-85 पार कर रहे थे। तब भी नोकझोंक ऐसे चलती थी जैसे नए नए ब्याह के आए हों। कभी कभी रूठाई भी हो जाती थी जो कई दिनों तक चलती। हम कभी कुछ बोल देते तो बीच में नाना कहते, होता है बेटा, होता रहता है, आपसी एडजस्टमेंट में वक्त लग ही जाता है। अब और कितना वक्त लगना था, 22-25 के थे जब शादी हुई थी। 60-61 बरस काटे शादी के। अजी क्या काटे, 20 बरस तो बांझ रही। जब हरी हुई तो एक बेटी के दिया और पेट कटवा लिया। नाना की बातें सुनने में बड़ा मजा आता था। माँ अक्सर डांट देती थी, तुम ही लोग उसकाते हो उन्हें बोलने पर, और सुननी पड़ती है माँ को, यानी हमारी नानी को। वो तो बस पोपले से मुंह से कुछ बोल देती थी, 2 नवासे हैं खैर से, अब तो चुप हो जाओ। नाना चुप तो हो जाते, लेकिन आंखों से कुछ न कुछ बोल देते थे जो वही समझती थी। कभी कभी कोई लंबी टेस्ट सुनाई देती उसमें। हम दोनों छोटे भाई बहन, जब हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और नई माँ को भी अक्सर उस घर में ले आते थे, माँ से कुछ बन नहीं पड़ा तो नानी लड़ झगड़ के हम दोनों को उठाकर चली गई। माँ से कह दिया, तुझे मरना है तो मर अपने खसम के साथ, बच्चे को तो मैं सौतेली के मार नहीं सहने दूंगी। शायद नाना खुश नहीं थे इस पर। अपनी तो आई नहीं, दूसरों की औलादें उठा लाई, कौन पालेगा इन्हें। कुछ ही सालों में जब दूसरी माँ से औलाद पैदा हुई तो हमारी माँ भी वहीं चली आई। नाना और चिढ़ गए। माँ उनके सामने आए तो मुंह मोड़ लेते थे। नानी ने कोशिश भी की मनाने की, लेकिन उनकी जिद न टूटी। कोई काम हो, कहना हो, हम ही जाते थे सामने। उनके सामने अगर कुछ चलती थी तो नानी की, और कहती भी थी, जिस दिन मैं न रही उस दिन देखना, इन बच्चों की माँ से बात नहीं करते ना, ये भी नहीं करेंगे। अकेले बालकनी में बैठ के धूप खाना। नाना धीरे से बोल देते, तुझसे बड़ा हूँ, देखता हूँ पहले कौन जाता है, तू कि मैं। नानी बड़ी बूढ़ियों की तरह कान न पकड़ती, जवान न काटती, कह देती देख लेना। और नानी सचमुच पहले चली गई। नाना और चिड़चिड़े हो गए, जैसे कोई शर्त हार गए हों। कुछ रोज खाने से रूठ गए, उन्हें कह दो नहीं खाता। कमरे के बाहर भी नहीं निकले। कुछ चीजें हटाकर कमरा और रास्ता किया, लेकिन नानी का पलंग कमरे से हटाने नहीं दिया। खुश्क सी आवाज में कहा था, रहने दे, और कहाँ सोएगी। जिस दिन अस्थियां लेकर जानी थी उस रोज भी अपने कमरे ही में बंद रहे। मैं अंदर गया तो नानी के बिस्तर पर बैठे थे। कलसी को बस हाथ से छुआ कर, ले जाओ, सारी उम्र बस लड़ता ही तो रहा तुमसे। उस दिन की बात समझ नहीं आई थी, कुछ दिन बाद समझ आई। एक दिन और देखा, नानी की खांसी का सिरप पड़ा था, वो पी रहे थे, शीशे के ढक्कन से नाप कर, बिल्कुल जैसे नानी पिया करती थी।
मैंने पूछ लिया, ये क्यों ले रहे हैं आप? क्या करूं, ये खांसी मुई गला ही नहीं छोड़ती। नानी का ही जुमला था। फिर बोले, ये खत्म हो जाए तो दूसरी शीशी ला देना। मुझे हैरत हुई, उन्हें खांसते कभी सुना नहीं, लेकिन ज़्यादा हैरत तब हुई जब मैंने एक रोज़ कहा, नाना चलो चल के बाल कटवा आए, बहुत बढ़ गए हैं। नाना ने मुंह मोड़ लिया। मैंने फिर पूछा, कहिए तो नाई को यहीं बुलवा लूं, घर में आके काट जाएगा। उसी तरह देखते हुए मुंडी हिला दी और बोले, नहीं, उन्हें मेरे छोटे बाल अच्छे नहीं लगते, वो तो मार ही डालेगा मुझे। उनका अंदाज बिल्कुल नुस्वानी था, जैसे नानी बोल रही हो। मैं लौट गया, कुछ घबराया सा। माँ से जिक्र किया तो बोली, आजकल माँ को बहुत याद करते हैं, उनकी तस्वीर से बातें करते देखा है मैंने, और रात को सोते भी उन्हीं के बिस्तर पर हैं। लेकिन माँ चौंकी। उस दिन जब नाना का दिल पसंद रायता बनाकर ले गई और नाना ने ये कह के लौटा दिया, जानते नहीं मैं रात के वक्त रायता नहीं खाती, मेरा गला पकड़ लेता है। उनका मस्तर बदल रहा था, वे औरत के लहजे में बात करने लगे थे। मेरी फिक्र बढ़ गई। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर डी काम्बले, साइकियाट्रिस्ट है। उन्हें घर बुलाया। बहुत देर तक नाना से बात करते रहे। ज़्यादा वक्त तो वे चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो नाना की ही सूरत, लेकिन उसमें एक और बात पोशीदा थी जो जाहिर हुई। एक सवाल के जवाब में बोले, ये वही बता सकती है, अभी आएगी तो पूछ लूँगा। काम्बले ने पूछा, कहाँ गई है? वे मुस्कुराए, बोले, मुझे बताती थोड़ी है। जब उठे तो डॉक्टर काम्बले ने बताया, उनके हिसाब से नानी गुजरी नहीं है, अब वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, शायद एक खरी ज़्यादा। वो खुद को नानी समझने लगे हैं। जो होता है अब नानी को होता है। प्यास लगती है तो नानी को, दर्द होता है तो नानी को, दवा भी अब वही खाती है, वो सिर्फ निगलते हैं उनके लिए। मैं डॉक्टर को छोड़ने उनके घर तक गया। काम्बले भी ने बीमारी का नाम बताया, डाइसमॉर्फिक फोबिया, और कहा, लेकिन इसका कोई यकीनी इलाज नहीं है। कोशिश करते रहने से कुछ हवास कभी कभी वापस भी आ जाते हैं, और कभी कभी बगैर कुछ किए भी आदमी इस कैफियत से बाहर आ जाता है, लेकिन इस उम्र में शायद मुश्किल हो। डॉक्टर के घर रुककर मैंने एक ड्रिंक ली, कुछ देर इधर उधर की बात की, और चलने से पहले काम्बले ने पूछ लिया, अच्छा एक बात बताओ, अब वो नानी हो या नाना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो नाना कह के रायता खाएं या नानी कह के ना खाएं, जरा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन उन्हें जीने तो जैसे जीते हैं। रात को लौटते हुए देर हो गई, लेकिन काम्बले की बात सुनकर जी कुछ हल्का हो गया, फिक्र कम हो गई। सोचा, जैसे नाना ने नानी के साथ एडजस्टमेंट कर ली है, हमें भी नाना के साथ कर लेनी चाहिए। घर आया तो रचना ने अभी तक खाना नहीं खाया था। मैंने पूछा तो बताया कि नाना भी बगैर खाए ही सो गए। एक बार पूछ लो, ऐसा ना हो रात को भूख लगे और हमें जागना पड़े। मैं भी जगाने चला गया ताकि हमारे साथ ही बैठकर कुछ खा ले। कमरे में गया तो वह नानी के बिस्तर पर ही सो गए थे। मैंने चादर हटाकर जगाना चाहा तो भौचक रह गया। वो नानी की धोती ब्लाउज पहने सो रहे थे। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।